राइट एंगल ट्रायंगल, फाइंड द रेडियस ऑफ द इंस्क्राइब्ड सर्कल ट्रायंगल PQR, राइट एंगल था, x निकालना था, राइट। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, एक दो क्वेश्चन रहते हैं बस सर्कल्स के सिर्फ एक दो क्वेश्चन है, फिर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल शुरू हो जाएगा, आज आपको बेसिक्स से करवाऊंगी बिल्कुल स्टार्ट्स का, क्योंकि हमने 10th में भी 9th में भी उतना नहीं किया था डिटेल में, बाकी डिलीट हो गया था वो, तो थोड़े बहुत बेसिक स्टार्ट्स, इसके बाद विल स्टार्ट विद अदर। तो आपके जो बुक वाला है वो आज इतना नहीं शुरू होगा, अच्छा थोड़ा सा आपका प्रीवियस वाला शुरू होगा। देयर आर टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर O of radii 5 centimeter and 3 centimeter. Two concentric circles of radii 5 and 3, center O, external point A say from an external point P, tangents PA and PB are drawn. PA and PB tangents are drawn to these circles if AP is equal to 12 centimeter. Find B. देखो ये तो नहीं करनी ना, हाँ जी बस तुम्हें लगा था मैं करवा दूंगी तुम्हें। तुम भेज रहे हो कि मैं भेजूं? 12 नहीं होगा, मिल गया। So there are circles with 5 and 3 radii, concentric circles हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है AP is 12 centimeter, this is 12 centimeter, find BP। तो गलती आमतौर पे गलती यही होगी, आप कहोगे 12 है because radius from external point, but they are not to the same circle। अब समझ में आया to a circle क्यों कहते थे, क्योंकि हम सेम सर्कल की बात करते थे। Tangents from external point to a circle, right? अब समझ में आया होगा कि क्यों हमने कहा टू अ सर्कल, वी टॉकिंग ऑफ द सेम सर्कल है। हाँ जी ऑनलाइन वाले बच्चे, तो इसमें करना क्या है, हमें आपको सिर्फ दो ही चीजें पता है, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट एंड रेडियस एंड टेंजेंट ऑफ परपेंडिकुलर। तो पहले तो ये ड्रॉ कर दो, ठीक है। उसके बाद दूसरी टेंजेंट है, सेंटर तो सेम है, ये ड्रॉ कर दो, राइट। हाँ क्या करोगे लेकर, ले लो। अगर आपने यहां से इसको ऐसे ड्रॉ करना है, 12 कैसे बनेगा, वो 12 नहीं बनेगा। अगर B P के बीच में पॉइंट लोगे तो वो 12 कैसे बनेगा, क्योंकि वो P और C का वैल्यू होगा, यहाँ पर ले रहे हो पॉइंट पे, यहाँ पे नहीं बेटा, वो C अगर ये C लोगे तो ये 12 थोड़ी ना होगा। नीचे सेम सर्कल तुम उड़ा दो, ये वाला सर्कल ये लो, तुम्हारी टेंजेंट है वो बन सकती है फिर, ठीक है। सो द ओनली थिंग आई नो इज रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर। इस वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, दिस इज द क्वेश्चन टू कंफ्यूज यू। एक दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाए हमने, सेम सेंटर से दो सर्कल्स बनाए, उन दोनों सर्कल्स पर एक पे टेंजेंट और दूसरे पे टेंजेंट, एक एक्सटर्नल पॉइंट से, so they are not equal because they are not to the same circle. So radius and tangent are perpendicular at the point of contact. हम इसमें ये चीज यूज करते हैं, रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और ये सारी मेरी कंस्ट्रक्शन है खुद से, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर इसे सॉल्व करने के लिए लिया है कि ओनली थिंग आई नो अबाउट हाउ टू सॉल्व अ क्वेश्चन, कैसे पता लगेगा मुझे कहाँ बढ़ना है, राइट अयान, हाउ विल आई नो ओनली टू रूल्स, टेंजेंट्स एक्सटर्नल पॉइंट टू द सेम सर्कल, इसको यहाँ ले लूंगी पर मैं कैसे बीपी निकालूंगी, राइट। तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ओ ए कितना है आपके पास, 5 सेंटीमीटर। ओ बी कितना है, अब बताओ क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। यू नो द लेंथ ऑफ ओ ए, यू नो द लेंथ ऑफ ए पी, क्या करोगे आप, हाँ ओपी निकाल लेंगे, कैसे, पाइथागोरस, ट्रायंगल ओ ए पी, क्लियर हो गया। ट्रायंगल ओ ए पी, रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ओ ए स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर। अब 5 12 कितनी बार यूज कर चुके हो तो पता है ना ओपी की लेंथ कितनी आएगी,
13 centimeter. OP is 13 centimeter. This is 3 centimeter. Can you find BP now? Yeah. Right? BP square is equal to OP square minus OB square. Right? So BP square is equal to 169 minus 9. 160. BP कितना आ जाएगा? Square root of 160. फिर हो गया बताइए? आगे चलो ये हो गया बेटा? एवरीवन डन? नेक्स्ट लिखो. Two circles touch each other. Two circles touch each other externally. Centers हैं O and O dash. Right? So यहाँ A point से एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ की है. They touch each other at point X. This is point A. A tangent from A drawn to the other circle at point C. AC is tangent to the circle. और OD perpendicular draw किया है to AC. OD is perpendicular to AC. दोनों की रेडियस है, एक की रेडियस है 5 सेंटीमीटर और एक की रेडियस है 3 सेंटीमीटर. दिस इज विथ 5 सेंटीमीटर, दिस इज विथ 3 सेंटीमीटर. ठीक है, तो आपको निकालना है AD अपॉन AC. From A, tangent to the other circle is drawn, which touches the circle at point C. और क्या कर सकते हैं? हाँ हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है. इसको हमने ड्रॉ कर दिया, ज्वाइन कर दिया, तो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा ज्वाइन O dash C. तो उसके बाद हम क्या कह सकते हैं? अब हमारी पिछली टर्म 1 की यादें जो हम भूल चुके हैं, छोड़कर आ चुके हैं. ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे, कितनी जल्दी समझ में आता है ना. तो टर्म 1 चाहे हम छोड़कर आ चुके हैं, क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन कभी कभी कॉन्सेप्ट्स इसके यूज हो जाते हैं.
So can I say triangle ADO is similar to triangle ACO? ACO dash होगा? क्यों होगा बताओ? एक कौन सा एंगल है ये? 90 90 और दूसरा A common. Triangles are similar, so AD upon AC is equal to AO upon AO dash. AO कितना है? इसकी रेडियस 5 थी, 5. AO dash निकालोगे तो 5, 5 10 और 3 13. This is your answer. समझ में आ गया? वो भी कर सकते हो। AC ये देखो ना 13 आ गया, ये 3 आ गया, फिर तुम पहले AC निकालोगे। सॉरी, मुश्किल ही होगा, रूट में तो आएगा पर मुश्किल होगा। ठीक है, देन यू नीड OO डैश, उसके अकॉर्डिंगली तुम इसे यूज कर सकते हो, बट दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड। ठीक है बेटा, ये क्लियर हो गया इतना सबको? ऑनलाइन वाले बच्चे क्लियर है इतना सबको? यस मैम। यस मैम। पार्थ तो नहीं आया? पानव की आवाज आ गई है ना? नो मैम। पानव भी नहीं है। चलो नेक्स्ट है, आप लिखो। So there are two circles touching each other internally. Two circles touching each other internally at point P. From an external point Q, tangents are drawn. मैं Q को थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ, यहाँ से P से मैं टेंजेंट निकल रही है। ये लिया Q, tangents are drawn. From external point to tangents QP, QB and QA are drawn. Tangents QP, QB and QA are drawn. If PQ is equal to 10 centimeter, find the length of AQ. आएगी ना? हाँ, अब ठीक है ना, आप समझ में आया क्यों हमारा फर्क है? यहाँ पे दे आर टचिंग ईच अदर, राइट? आपने कहा ये टेंजेंट है, तो यहाँ से तो AQ की जगह अगर BQ कहते तब भी बात सेम है, बिकॉज यहाँ पे विजुअलाइजेशन का फर्क है। वो दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स थे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स नहीं है, राइट? गलती हम दोनों में कंफ्यूज होकर कर देते हैं कि हुई है, तभी मैंने करवाया दोबारा से क्वेश्चन। आर वी क्लियर विद दिस मच? हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चे हो गया ना, सबने कर लिया ये? यस मैम। ओके, दैट्स इट, बस इतना ही है। और तो क्या करोगे, बाकी डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन नहीं है। और वो जो कॉन्सेप्ट आपको नहीं करवाया हुआ वो वाला है, मुझे पता है। जो एक दो क्वेश्चन रह गए ना, वो मैं आपको वैसे कवर करवा दूंगी। तो बड़ा होमवर्क करते हो यहाँ बैठकर, टेस्ट में दूंगी मैं होमवर्क देने की जगह ना। ऐसे एक क्वेश्चन रह गया, वो कर लो, वो अच्छा सा क्वेश्चन है। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। दिस इज अ गुड वन। एक इसके अलावा और, देयर आर टू सर्कल्स विद सेंटर A एंड B। देखो सारे टेस्ट में क्वेश्चन आने थे, वरना ये तुम्हें वहां शक्ल देखते मेरी, ठीक है बेटा? एक बार तो शक्ल देखते हो, मुझे तुम पे पूरा विश्वास है, ऐसी बात नहीं है। हाँ देयर आर टू सर्कल्स विद, या गूगल करेंगे, two circles with center A and B touch each other externally. From point P, tangent is drawn. From point Q, tangent is drawn. ठीक है, ये है टेंजेंट PM और ये है टेंजेंट QN। कुछ नहीं करना, तो लिख तो ले आंसर पहले प्रूव करना है। PM is tangent to circle, क्वेश्चन के पहले उसका आंसर लिखो, है ना? और वो है भी नहीं आंसर में भी, सोचिए जाओ बैठकर, तब तो कह रही तुम शक्लें देखते PM is a tangent to circle with center A. QN is tangent to circle with center B. TM की लेंथ है 15 सेंटीमीटर, QN की लेंथ है 12 सेंटीमीटर, PA is 17 सेंटीमीटर and QB is 13 सेंटीमीटर।
Find distance between the two centers. इजी सारे ही क्वेश्चंस हैं ये. थिंग इज आपको सोचना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शंस खुद करनी पड़ेंगी सारी. करो, मुझे भी नहीं पता. ये वाला इजी क्वेश्चन है, दिस इज नॉट डिफिकल्ट वन. जो मैं आप दूंगी वो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, जो इसके बाद मुझे देना है, जो मिस हो गया मुझसे, राइट? उसमें भी है क्या, उसमें सिर्फ एक चीज आपको समझाऊंगी विच विल स्टे विद यू फॉर लाइक, मैं सच में कह रही हूँ पेपर में नहीं आएगा वो क्वेश्चन, कभी भी नहीं आएगा पेपर में. आप हो ना जो सीबीएसई के पेपर में लास्ट में बोर्ड एग्जाम पे चाहिए, नहीं, वो क्वेश्चन नहीं आएगा. बट दैट इज ओनली टू स्टिमुलेट योर माइंड, दैट्स इट, नथिंग एल्स. हमने क्या करना है सबसे पहले, तो हमने क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना होता है, ऑलवेज ज्वाइन द सेंटर एंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. ऑलवेज इन दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया, राइट? तो अब मुझे दिया हुआ है PM is 15, राइट, और QN is 12. PA की लेंथ दी हुई है 17 सेंटीमीटर और BQ की लेंथ दी हुई है 13 सेंटीमीटर. हाँ जी, डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर्स का हुआ है. तो आप क्या करोगे, 17 और 5 के साथ AM की लेंथ कितनी आएगी, radius and tangent are perpendicular at the point of contact. This is 8 centimeters. This is also 8 centimeter. और 12 और 13 के साथ इतना तो हमें पता है 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर. तो AB कितना है, 13 सेंटीमीटर. समझ में आ गया? आयान, महक, हर्षिता, केशव, वासु. Yes, ma'am. Yes, ma'am. जितने बच्चे हैं ना उतने ही रहेंगे और नहीं आएंगे आज. हम नोटबुक्स पूरे करने में लगे हुए हैं, तुम्हारे भी. ये काम कौन कंप्लीट करेगा बाद में? समझ में आएगा सबको? ये किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, राइट? सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफिकल्ट वन, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है. लिखो, मैं फिगर ड्रॉ करूंगी, साथ साथ फिगर को एक्सप्लेन भी कर दूंगी. इसमें लिखा हुआ है given below AB is 8 centimeter. फिगर में AB 8 सेंटीमीटर है. M is the midpoint of AB. लिख लो इसको. ये क्वेश्चन कभी भी आपके फाइनल एग्जाम में नहीं आएगा, आना नहीं चाहिए, ठीक है? सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन on AB, AM and BM as diameters. A circle with center C, touches all three semicircles. Touches all three semicircles. मैं बनाती हूँ फिगर इसकी, घबराओ मत, ठीक है? Find its radius. हाँ, कुछ ऐसी सी है, इनकम्प्लीट है, ठीक है? तो देयर इज दिस सेमी सर्कल, राइट? यहाँ पर ये दिया हुआ है A B, पॉइंट M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, और यहाँ पर हमने सेमी सर्कल्स ड्रॉ किए हैं. ठीक है? हाँ, एक सर्कल बनाना है और वो तो आराम से बन जाएगा, ठीक है? चलो, अब एक और सर्कल विच सेंटर C विच टचेस द 3 सेमी सर्कल्स, इसकी रेडियस निकालनी. ये टेक्निकल क्वेश्चन होता है हमेशा, मतलब कॉम्पिटिशन्स में इधर उधर में कहीं हमेशा आपको ये मिलता है. सो हाउ विल यू फाइंड इट्स रेडियस? अगर जिसने ये क्वेश्चन कर लिया ना, मतलब वो, हाँ बिल्कुल, हाँ, C की रेडियस.
दी तो ये AB 8, so AB is 8 centimeter. मैम 2 है। वेरी गुड, पता नहीं मुझे आंसर वैसे। सच में नहीं पता मुझे, हो सकता है 2 हो। कैसे किया वासु? कैसे? बड़े से सर्कल का रेडियस कर लिया मैंने 4 हो गया ऊपर तक 4 2 + 4 मैम 1 आ रहा है, 2 नहीं आ रहा, 1 आ रहा है। ठीक है बेटा, 4 आ रहा है उसका। इसमें करते क्या है हमेशा, अब आपको वो क्लैरिटी होगी। वैसे ये आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल में क्वेश्चन होना चाहिए था। हाँ, मुझे आंसर बता रहा, मुझे देखना है। इसमें आंसर नहीं दिया हुआ ना, क्वेश्चन दिया हुआ है और सॉल्व किया भी करवाना है दूसरे वाले ग्रुप को भी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ऐसे वाले क्वेश्चन में, ज्वाइन द सेंटर्स, इसको ज्वाइन कर दो। ठीक है, लेट O बी द सेंटर ऑफ सर्कल विद डायमीटर OM, AM, वो सेंटर हो गया। हमने इसको ज्वाइन कर दिया, ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई। ठीक है, ये डिस्टेंस 2 है, ये डिस्टेंस R है। क्लियर हो गया? ये डिस्टेंस कितना है? 2। ठीक है, मैंने यहाँ पर सेंटर लिया O। लिखो, इस क्वेश्चन को लिख लो। लेट द रेडियस ऑफ द सर्कल बी R। जो हमें निकालनी है वो रेडियस R है। तो आपने ये चीज निकाली, दिस इज R। मैंने इसी को फर्दर को सेंटर से ज्वाइन कर दिया दूसरे वाले के, ये सेंटर O, दिस इज 2 सेंटीमीटर। ठीक है, AM इज द डायामीटर, तो OA इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। इतना क्लियर है? राइट। अब मैं क्या करती हूँ, M इज द सेंटर ऑफ द बिगर सर्कल। AM की लेंथ कितनी है? 4। रेडियस ऑफ द बिगर सेमी सर्कल इज 4। मैंने अब क्या किया, इसको फर्दर ऐसे ज्वाइन कर दिया पूरा। ठीक है, MC और अगर ये Q पॉइंट ले कोलिनियर हो जाएंगे, जिसमें से CQ क्या है, अगेन R। तो CM कितना हो जाएगा? 4 - R। ये 90 डिग्री होगा। रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। आप लोगे ट्रायंगल COM, OC स्क्वायर इज इक्वल टू CM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर। आयान क्लियर हो गया? ये OC स्क्वायर मतलब 2 + R का होल स्क्वायर, CM स्क्वायर मतलब 4 - R का होल स्क्वायर, OM स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर। हाँ जी, अब बताओ ठीक था ये तुम्हारा? 2 3 जो भी तुम बोल रहे थे, 1 6 आ रहा है। 4 + R स्क्वायर प्लस 4R इज इक्वल टू 16 + R स्क्वायर - 8R + 4। ये कैंसिल हो गया, 20। तो यहां से आ जाएगा 20 - 16 इज इक्वल टू -12R, या R कितना आ जाएगा? 16/12। क्या आंसर है ये? 4/3। बिल्कुल क्लियर हो गया इतना? दिस इज द डिफिकल्ट ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चन जो हम कर सकते हैं। इसके अलावा आपके सर्कल्स पे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हैं। फाइनली सर्कल से हम छुटकारा ले सकते हैं। सिर्फ रिवीजन रह गई, एक बार हमने कॉन्सेप्ट सारे कर लिए। समझ में आ गया सबको ये? राइट एवरीवन, आर वी क्लियर? अभी भी क्वेश्चंस बहुत है जो मैं करवा सकती हूँ, वो सब मैं आपको बाद में टेस्ट में ही दूंगी। क्लियर हो गया इतना? चलो हाँ जी सब। अब नेक्स्ट हमें स्टार्ट करना है चैप्टर स्टैट्स। जो बच्चे ऑनलाइन बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं,
अयान, हर्षिता, केशव, केशव। यस मैम। लिख रहे हो सारा? यस मैम। मुझे तो नहीं लगता, एक बार नहीं कहा मैम स्टॉप, मैम पीछे रखना। मैम कर रहा हूँ मैम, साथ साथ में। हाँ जी मैम। हाँ? नहीं, मैं अभी दीक्षित भेजूंगी, तुम्हारे घर पे चेक करके आएगा ये। ओके मैम। ओके मैम, पूरब जाएगा चेक करके। हाँ ठीक है। आयान Okay. लिख रहे हो? महक, हर्षिता एंड वासु। वासु तुम स्क्रीनशॉट। लिख रहा हूँ मैम। तभी आंसर बाद में करनी, अच्छी बात है, तुमने आंसर तो दिया, कम से कम सोच तो रहे हो। चलो नेक्स्ट हमें करना है, चलो नेक्स्ट इज आवर टॉपिक ऑफ स्टैट्स। स्टैट्स में ना, स्टैटिस्टिक्स में द चैप्टर सेज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। स्टैट्स ना हमेशा एक बिहेवियर साइंस हो जाती है, हम बिहेवियर को स्टडी करते हैं। अब आप लोग के लिए समझना थोड़ा सा और आसान हो जाएगा बिकॉज ऑफ द राइजिंग कोविड केसेस। क्या होता है, कोविड केसेस बढ़ रहे हैं तो वो प्रिडिक्ट करते हैं कि इतने में इतना होगा, इतने परसेंट केसेस हैं, इतने हैं, तो वेव जो आएगी वो मार्च में इंटेंसिफाई करेगी या फेब में इंटेंसिफाई करेगी। तो वो किस तरह से करते हैं, वो डेटा कलेक्ट करते हैं, कितने पेशेंट्स डेली बेसिस पे आ रहे हैं, तो इंक्रीज रेट कितना है, और इंक्रीज रेट के हिसाब से एवरेज कितने लोग हमारे सिटी में इन्फेक्ट हो रहे हैं, उसके हिसाब से हमारे पास फैसिलिटीज कितनी है, सो वेव आएगा कि नहीं आएगा, और वील बी एबल टू मैनेज एवरीथिंग। सो वेदर वील बी एबल टू मैनेज एवरीथिंग एंड ऑल, है ना। तो वो सब चीजें ना जो भी प्रिडिक्ट होती है वो डेटा कलेक्ट होता है। तो आपको देखा होगा न्यूज चैनल्स में वो बार ग्राफ के साथ वो सब आपको एक्सप्लेन करते हैं कि दिस इज द राइजिंग रेट, यू शुड स्टे एट होम, स्कूल्स बंद करो, ये सब बंद करो, पेपर्स कैंसिल करो, है ना, कितनी खुशी होती है, पेपर्स ऑनलाइन कर दो और खुशी हो जाती है ना। तो वो सब चीजें आपकी सिर्फ डेटा के बेसिस पर कलेक्शन होती है। एज ग्रुप कितने इन्फेक्टेड है, किसको कितना ज्यादा वो रहेगा, किस एज ग्रुप में कितने लोग इन्फेक्ट हुए हैं, तो वो सारी चीजें हम स्टैट्स के बेसिस पर, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बेसिस पर करते हैं। अब होता क्या है, व्हेनेवर यू टेक अ ग्रुप रिस्पॉन्स, राइट, अब जैसे कि मैं कहती हूँ टेस्ट लेना है, तो सारे बच्चों, मैक्सिमम बच्चे क्या बोलेंगे, नहीं लेना। एक दो बच्चे होंगे जो कहेंगे ले लो, क्योंकि वो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, है ना, और एक दो को फर्क नहीं पड़ता, लो ना लो हमें क्या है ना। तो वो नॉर्मल से होते हैं कि हाँ नहीं आएंगे, एब्सेंट हो जाएंगे उस दिन, फिर क्या है, डांट पड़ेगी, कोई बात नहीं। सो हमारा एक एवरेज रिस्पॉन्स क्या होता है, नहीं लो, है ना। तो ऐसे ही व्हेनेवर वी टेक अ ग्रुप रिस्पॉन्स, ग्रुप में एक क्लस्टर होता है जिनका रिस्पॉन्स सेम होता है, मेजॉरिटी का रिस्पॉन्स होता है, और उसके अराउंड सभी का, अगर मैं उनको एक ग्राफ में या एक पॉइंट बनाना शुरू करूं कि एवरेज रिस्पॉन्स क्या है, तो वो एक क्लस्टर हो जाएगा टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द एवरेज, कि मैक्सिमम लोगों ने ये कहा, तो उसी को हम बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी, कि यहाँ पर टेंडेंसी क्या है, कहाँ पर वो क्लस्टर बन रहा है, राइट। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के हमारे पास 3 मेन मेजर्स हैं। अपने हिसाब से, डेटा के हिसाब से हम उन्हें चूज करते हैं। फर्स्ट होता है मीन, राइट, नेक्स्ट होता है मीडियन, और फिर होता है मोड। ये 3 है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के। मीन क्या करता है, डोनेशंस इकट्ठी होते हैं, कभी कभी वो पीएम रिलीफ फंड के लिए, कभी कोई फ्लड आता है, कभी कोई अर्थक्वेक आता है, तो दे आस्क यू फॉर कंट्रीब्यूशंस, राइट। अब क्या करते हैं, वो कंट्रीब्यूशंस इकट्ठा करते हैं, जितने इफेक्टेड लोग हैं उनमें डिवाइड कर देते हैं, इरिस्पेक्टिव कि किसने कितना दिया। इफ आई कंट्रीब्यूट 100, somebody contributes 500, nobody will check कि नहीं तुमने उसने 5 टाइम्स दिया, तुमने 1 टाइम दिया, उन सबको वो कहेंगे 600, 12 लोग हैं, 12 में डिवाइड कर दो, ठीक है। तो मीन को मैं बोलती हूँ बहुत ही डेमोक्रेटिक वाली एक हमारी एवरेज होती है, सेंट्रल टेंडेंसी होती है। ये क्या करती है, सब इकट्ठा करो, सब में इक्वली बांट दो, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि हम कल पार्टी करेंगे, सब टॉफीज लेकर आओगे, ठीक है ना, तो कोई बच्चा पूरा पैकेट उठा के लेके आता है, कोई एक टॉफी लेके आता है, कोई कहता है मैं भूल गया, है ना। तो मैं क्या करूंगी, एक बॉक्स लगा दूंगी, जो जो आप कंट्रीब्यूशन लेकर आए हो, टॉफीज, चॉकलेट्स, वो सब उसमें डाल दो। एट द एंड मैं सब इकट्ठा करूंगी, काउंट करूंगी, डिवाइड बाय द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब जो तो पूरा पैकेट लेकर आया होगा वो नुकसान में रहेगा, मैं इतना लेकर आया, मुझे कम मिली है, जो नहीं लेकर आया उसको दे दिया, है ना। तो मीन ये नहीं सोचता किसको क्या मिल रहा, कौन कितना लेकर आया, वो क्या करता है, सब इकट्ठा करेगा और सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा।
तो मीन को मैं हमेशा बोलती हूँ ये डेमोक्रेसी में विश्वास करता है। ये सब इकट्ठा करो, इसको इक्वली डिवाइड कर दो, ठीक है। सो मीन जो है वो सब में इक्वली डिवाइड करता है। So this is why we say mean is sum of all observations. लिखो, मीन का सबसे बेसिक फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मीन सबसे बेसिक फंडे पे चलता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। लिखो, फर्स्ट फॉर्मूला जो हमारे मीन का रहेगा, इसकी ट्विस्टेड फॉर्म होती रहेगी, लेकिन हर फॉर्म में आपको मिलेगा यही कि सबको ऐड करो और जितने लोग हैं उनसे डिवाइड कर दो। सो मीन इज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपके सैंपल पेपर में लिखा हुआ है इंटरप्रेट। इंटरप्रेट का मतलब है कि समझाओ ये जो हमारे पास नंबर आया मीन का, ये क्या है, क्या शो करता है? ये शो करता है कि ऑन एन एवरेज इफ आई से मेरे पास 100 टॉफीज है और 20 बच्चे हैं जिनको मैं टॉफीज डिस्ट्रीब्यूट करूंगी, तो ऑन एवरेज एवरी चाइल्ड विल गेट 5 चॉकलेट्स, 5 टॉफीज, 5 चॉकलेट्स और व्हाटएवर। जैसे कि वेट लेते हैं या हाइट लेते हैं कि इस एज ग्रुप में एवरेज हाइट इतनी होती है, कहते हैं ना तुम छोटे हाइट हो, तुम्हारी हाइट बहुत लंबी हो गई। क्यों कहते हैं? क्योंकि उस एज ग्रुप की हमारे पास एक एवरेज माइंड बना होता है कि एवरेज हाइट कितनी होनी चाहिए, ठीक है। बेबी होता है, उसका वेट अगर हम देखते हैं तो हम कहते हैं एवरेज वेट इतना है, तो उससे बहुत कम होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो दिस इज व्हाट मीन मींस कि एवरेज में ज्यादातर ये होता है, राइट। तो मीन क्या है? ज्यादातर क्या हो रहा है? मीन हमेशा एक एवरेज है। मीन सबसे इजी फॉर्म ऑफ एवरेज है, जो कहते हैं सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये मैं आपको बहुत प्रैक्टिकली मैं समझा रही हूँ कि मीन होता है, वरना तो सिर्फ क्वेश्चन लिखवाओ समझा दो। हाँ, सिग्मा एफएक्स करके। हाँ, अरिथमेटिक मीन वही है, वो मीडियन होता है, वो अलग है। मीन समझ में आ गया क्या है? सिग्मा इज समेशन, इट्स अ वर्ड यूज्ड फॉर सम क्या होता है? प्लस करो। सिग्मा इज अ सिग्मा ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। ठीक हो गया? कुछ ऐसा, ठीक है। फिर उसको लिखते हैं n रेंजिंग फ्रॉम 1 to 100 और x या xn, xi या फिर i रेंजिंग। दिस इज अ नोटेशन जो हम यूज करते हैं टू सॉल्व क्वेश्चंस को, उसको दिखाने का भी होता है और कुछ नहीं। चलो नेक्स्ट लिखो। नहीं, फिर आपको सिग्मा एफएक्स लिखना पड़ेगा, राइट। चलो इतना समझ में आ गया व्हाट इज मीन? एवरीवन ऑनलाइन में समझ में आ गया सबको व्हाट इज मीन? अयान, हर्षिता, केशव, गणेश, वासु, Yes, ma'am. नींद आ गया सबको? पक्का? अयान सो गए हो तुम? पक्का सुन रहे हो मैंने क्या बोला अभी? यस मैम। यस मैम बोला मैंने। मैंने बोला व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मीन, क्या होता है? अयान, हाँ अयान, यस मैम। हाँ, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मीन? ये सामने लिखा है मैम। क्या लिखा है? पढ़ो, मुझे भी पता लिखा है सामने, मैं चेंज भी नहीं कर रही हूँ, देख कर ही पढ़ लो। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं व्हाट इज मीडियन। ठीक है, मीडियन का काम क्या है? मीडियन सेज आई एम बेस्ड ऑन पोजीशन, इट इज अ पोजिशनल एवरेज। ठीक है, इट इज ऑलवेज अ पोजिशनल एवरेज। मीन पोजीशन के अकॉर्डिंगली एवरेज निकालती है। ठीक है, कि सेंटर पे कौन बैठा हुआ है, सेंट्रल वैल्यू कौन सी है। होता क्या है, आपने अब ये एग्जाम कॉम्पिटिशन वगैरह देते हो, बहुत सुनते हो, परसेंटाइल सुनी होगी। परसेंटाइल्स का जो ये वे है, तुम अवकाश दे रहे हो तो परसेंटाइल्स में सुननी चाहिए, दिमाग में रखो, राइट। व्हाट इज हैपेंस विद परसेंटाइल? पेपर बहुत मुश्किल है। हमने कहा कि 600 मार्क्स का पेपर है, राइट। सबके 600 आएंगे नहीं, राइट। तो जितने मैक्सिमम लोग आते हैं, जितना मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करते हैं, वी टेक इट एज अ 1 नंबर, उसके अकॉर्डिंगली हम सारे मार्क्स अरेंज कर देते हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली हमने कहा कि वो 100 मार्क्स है,
100% है, बाकी सबको उसके अकॉर्डिंगली अरेंज कर दो। तो मीडियन क्या है हमारा? पोजिशनल एवरेज है। ये क्या करेगा? आपके डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेगा, ठीक है। मीडियन विल अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। ये सारी अपनी 9th की पढ़ाई थी जो डिलीट हो गई थी बाद में। वी ऑलवेज अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। मीडियन क्या करता है? डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके मिडल मोस्ट वैल्यू निकालता है कि सबसे सेंटर में कौन सी वैल्यू है। सो मीडियन इज अ पोजिशनल एवरेज, मिडल मोस्ट वैल्यू निकालता है हमेशा, कि आधे लोग इसके नीचे हैं, आधे लोग इसके ऊपर हैं। तो कल आपको कोई क्वेश्चन आएगा टू इंटरप्रेट द मीडियन, दिस इज देयर इन योर इंटरप्रिटेशन, इज देयर इन योर सैंपल पेपर। इंटरप्रेट द मीडियन, नहीं मार्क नहीं लिखोगे ये लाइन तो मार्क्स आपके वैसे ही कट जाएंगे, ठीक है। इंटरप्रिटेशन में क्या आएगा? 50% ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, या ऑब्जर्वेशंस कहोगे या स्टूडेंट्स कहोगे या वर्कर्स कहोगे, आर बिलो मीडियन वैल्यू। जो आपके पास आएगी आर बिलो मीडियन वैल्यू, एंड 50% आर अबव मीडियन वैल्यू। Fifty percent of the observations are below median value, 50% are above median value। वैसे मैं कहती हूँ मीडियन वेज जो है, मैं वर्कर्स को जो पे करती हूँ या सैलरी जो मिलती है मीडियन में, वो है मेरी ऑर्गेनाइजेशन में 20,000। तो इसका मतलब कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में अगर 100 बंदे हैं तो 50 को 50 लोगों को 50 वर्कर्स को 20,000 से कम मिल रही है, 50 वर्कर्स को 20,000 से ज्यादा मिल रही है। ये समझाने का एक इंटरप्रिटेशन का वे होता है। जब आपको जीडीपी कहा जाता है, ये सब फिगर्स कही जाती हैं, ये समझाने का ये है कि कल आपको कुछ कहता है कि रिटर्न्स इतने आ रहे हैं, रिटर्न्स इन्वेस्टमेंट में इतने हैं, म्यूचुअल फंड्स में इतने रिटर्न है, तो यू शुड अंडरस्टैंड दीस टर्मिनोलॉजी, वो क्या क्या यूज करते हैं। आप बेवकूफ ना बनो बस। अच्छा उसने कहा डबल होंगे पैसे, चलो जी लगा आपका कैश प्राइस निकला जी, डिपॉजिट दिस मच मनी इन द अकाउंट, आपको कैश प्राइस मिलेगा। वो हमें स्कैम से बचना है। दिस इज द ओनली वे दैट यू इंटरप्रेट। आपको समझाया क्या जाता है। कल आप कहीं भी जाओगे, कुछ नहीं करोगे, इन्वेस्टमेंट्स तो करोगे म्यूचुअल फंड्स में, स्टॉक मार्केट में। तो दिस इज व्हाई वी यूज ऑल दीज एवरेजेस। और वहां पे रिटर्न्स किस कंपनी में किसने इन्वेस्ट करना है, कौन सी कंपनी में अच्छे इन्वेस्टमेंट है, तो आपको सारे रिटर्न्स देखने के लिए एवरेज, मीन, मीडियन, मोड ये सभी लगता है, ठीक है। समझ में आएगा व्हाट इज मीडियन। मैं आप बेसिक क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगी, मीडियन का मैं आपको मीन से ही स्टार्ट करवा दूंगी, मीन के क्वेश्चंस से ही आगे करवाऊंगी। अब नेक्स्ट है हमारे पास, कभी कभी ना मीडियन लगता है किसी ग्रुप में किसी डेटा पर, ना मीडियन, ना मीन यूज होगा ना मीडियन, वहां पर हम करेंगे मोड को यूज। अब हाँ, हाईएस्ट वैल्यू। अब मोड होता क्या है क्या मोड? आप लोग टीवी सीरीज देखते हो, गेम डाउनलोड करते हो कोई, है ना, हम सब करते हैं, और क्या देखते हैं इसकी परसेंटेज, क्या रेटिंग्स, कि ज्यादातर लोगों ने क्या कहा है। मूवी देखते हैं, उसके हम रिव्यूज देखते हैं कि देखने जाए कि नहीं। नेटफ्लिक्स पे, अमेजोन पे हमें कोई शो देखना है तो हम क्या देखेंगे, पहले इसको कितनी रेटिंग्स मिली है, राइट। तो रेटिंग्स क्या है, मैक्सिमम लोगों का रिस्पॉन्स क्या है, और वो क्या है हमारा मोड। मोड इज व्हाट द मैक्सिमम जनता सेज, व्हाट इज द मैक्सिमम इन द ग्रुप। हमारे पास मैक्सिमम रिस्पॉन्स क्या है, यस है, नो है, एवरेज है, हम उसके अकॉर्डिंगली चलते हैं। तो मोड, जैसे कि ये तो समझना सबसे आसान होता है कि अगर मुझे कोई मूवी देखना है कि देखने जाऊं नहीं जाऊं, थिएटर में जाऊं, तो आप क्या करेंगे, रेटिंग्स देखो। इफ आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट द मूवी, आई सी द रिव्यूज। रिव्यूज में आई सी द परसेंटेज हु हैव वोटेड यस फॉर द मूवी, हु हैव वोटेड नो फॉर द मूवी। इफ इट्स 80%, आई से नहीं देख लेते हैं। इफ इट्स लाइक 40%, तो मैं सोचूंगी कि नहीं यार देखना है कि नहीं, राइट। दिस इज व्हाट मोड सेज। मोड always concentrate towards the maximum, और जैसा कि हाँ तुमने कहा, it is the highest frequency। highest frequency मतलब मैक्सिमम लोगों ने इसको वोट किया, it is the highest frequency। ये सारे इंटरप्रिटेशन है मोड कि मैक्सिमम लोगों ने चूज किया है यस, मैक्सिमम लोगों ने चूज किया है एवरेज, मैक्सिमम लोग कह रहे हैं वोट नहीं देंगे, मैक्सिमम कह रहे हैं नहीं हम जाएंगे, हम उसको वोट देंगे, ठीक है। तो वो क्या कह रहे हैं, हम रुझान नहीं कहते जो इलेक्शंस कब आएगा कि व्हाट इज द रुझान। रुझान क्या है कि वो इनफॉर्मली लोगों से पूछा जाता है, पोल्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली भी से मैक्सिमम लोग इसको कह रहे हैं।
समझ में आ गया? दिस इज व्हाट इलेक्शन पोलिंग से पहले जो सारे हमारे सर्वेज होते हैं उन सब के बेसिस पर ये सब निकाला जाता है। रुझान, रुझान हिंदी में वर्ड है रुझान, कहते हैं कि रुझान क्या है उसके अकॉर्डिंगली। चलो नेक्स्ट आ गया, ये क्लियर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चंस पर। चलो अब निकालो अपनी बुक। मेरा बहुत भाषण हो गया, मैंने सारा चीज समझा दिया कि मीडियम रीडिंग क्या है। हाँ सबका लिखाऊंगी, अभी तो कुछ नहीं करवा रही, अभी सिर्फ मीन स्टार्ट करें। मैंने आपको सिर्फ इतना समझाया है कि मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है और मोड क्या होता है, राइट। मीन निकालने के 3 मेथड्स होते हैं। अब हमारे पास पता क्या होता है, कभी कभी तो डायरेक्टली मैंने, जैसे मेरे पास यहाँ पे आपके 20 बच्चे हैं क्लास में, है ना, तो मैं क्या करती हूँ 20 के मार्क्स लिए, उनको ऐड किया, एवरेज मेरे मार्क्स में कहूंगी इतने बच्चों के इतने मार्क्स आ रहे हैं, एवरेज इस क्लास के इतने मार्क्स आते हैं, राइट। अब स्कूल में पूरी, मैंने एक सेक्शन की बात की, मैं पूरी 10th क्लास की बात कर रही हूँ, तो उस 10th क्लास में आई विल टेक द हाउ मेनी पीपल स्कोर 10 मार्क्स, हाउ मेनी पीपल स्कोर 20 मार्क्स, या मैं एक रेंज ऑफ मार्क्स ले लूंगी जिसे हम कहते हैं क्लास इंटरवल्स। हाँ क्लास इंटरवल्स, कि कितने बच्चों के 0 to 10 में मार्क्स है, कितनों के 10 to 20 में मार्क्स है, राइट। और इस वाली सीरीज को हम क्या बोलते हैं, दिस नंबर इज सेम एज दिस नंबर, इसको हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज। दिस मीन्स 0 but not 10, 10 but not 20, याद है ये, है ना, कि यहाँ तक 9.5 तक वैल्यू, 9.999 तक वैल्यू आएगी, लेकिन जो 10 की वैल्यू होगी वो इस क्लास इंटरवल में जाएगी, ठीक है। क्लास इंटरवल्स, ठीक है। क्लास विड्थ होती है और क्लास साइज होता है, पता है ये, हाँ जी, ऑनलाइन में क्लास विड्थ क्लास साइज, यहाँ पे मुझे बच्चे हाँ कर रहे हैं, मैं हाँ बढ़कर आगे बढ़ रही हूँ। क्लास विड्थ क्लास साइज सेम, क्लास हाइट भी बोल देते हैं। तो क्लास विड्थ इज 10 minus 0 और 20 minus 10। क्लास इंटरवल में इसको बोलते हैं लोअर लिमिट और यहाँ पर इसको बोलते हैं अपर लिमिट। ये आपको 9th में डिलीट हो गया था, इतना इलेबोरेटली फिर किसी ने नहीं समझाया होगा, नहीं पढ़ा होगा, हमने छोड़ दिया था। ये है लोअर लिमिट, ये है अपर लिमिट, समझ में आ गया। क्लास विड्थ तुम्हें पता है, डिफरेंस ऑफ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्लियर है इतना। और फिर एक होती है हमारे पास क्लास मार्क्स, ये इंपॉर्टेंट है, इसे हम यूज भी करेंगे काफी बड़ी। तो मैं कहूंगी क्लास मार्क्स निकालो, राइट। तो क्लास मार्क्स क्या है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, सिंपल अरिथमेटिक एवरेज ऑफ द 2 लिमिट्स, क्लियर हो गया। सिंपल अरिथमेटिक एवरेज ऑफ द 2 लिमिट्स। चैप्टर 14 एग्जांपल 1, चैप्टर 14 एग्जांपल 1 पेज 261। क्लास मार्क्स लिख लो क्या होते हैं, इट इज अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। इतना लिख लिया हमने सबने, कोई रहता है कुछ? मैम 2 मिनट। हाँ लिखो।
आपको स्टेप डिविजन मेथड है कि नहीं पता? मेरे हिसाब से लास्ट टाइम डिलीट हो गया था, तो यूज कर सकते हो, खास फर्क नहीं है। सिलेबस है किसी के पास? तो मुझे भेजा था, तुमने भेजा था ना मुझे एक बार सिलेबस। पक्का भेजा था? तुम्हें शायद नहीं है, आईसीएससी में है, तो तभी मैं थोड़ा कंफ्यूज थी। क्या हो गया? क्या हो गया? क्या बोल रहे थे ये? चलो नेक्स्ट आ जाओ। अब पेज नंबर 261, एग्जाम्पल नंबर 1। छोड़ दूंगी समाचार तक, ठीक है? मैं इतना बोलती हूँ। हाँ कोई बात नहीं, अब ज्यादा और पढ़ोगे ना तो एंटीडोट भी हो जाएगा, ज्यादा और पढ़ाई हो जाती है वो एंटीडोट हो जाएगा, जहर को जहर ही काटता है ना। पेज 261, एग्जाम्पल 1। मेडिसिन चाहिए कोई? एग्जाम्पल 1। अब इसमें हमें दिया हुआ है the marks obtained by 30 students of class 10 of a certain school in mathematics paper consisting of 100 marks are presented below in a table. Find the mean marks. तो निकालो। अब इसमें marks obtained दिए हुए हैं, उसे हमने लिखा है x। marks obtained है xi, 10, 20, उसका आता है जो करता है कनेक्ट। इतनी तो ब्रेक दे दी मैंने। चलो तुम्हारा नहीं है ये, वैसे इसको आदत है। 10, 20, 36, 40, 50, 56, 60। हाँ जी बनाना पड़ेगा मेरे को भी, दूसरी पेज पे बनाना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ पर आ जाएगा 10, 20, 36, 40, 50, 56, 60, 70, 72, 80, 88, 92, 95। इसका मतलब है कितने बच्चों के 10 मार्क्स आए, कितने बच्चों के 20 मार्क्स आए। तो एक बच्चे के 10 मार्क्स है, एक के 20 है। 100 में से 3 बच्चों के 36, 4 बच्चों के 40, 3, then 2, 4, 4 दो बारी, yes, फिर 1, 1 दो बारी, और 2, 3, 1। 95 स्कोर करने वाला सिर्फ एक ही बच्चा है। तो 100 में से 95 स्कोर करने वाला एक आया नहीं हो सकता है। मुझे प्रेजेंट उसको बोलो। 3 बच्चे है ना, तो बैठो 3 यहाँ पे। तुम 10 वाले हो, 36 वाले तो 3 बच्चे बैठे, वैसे 50 वाले भी है। So there are marks obtained, इसको हमने लिखा x, xi, और यहाँ से फ्रीक्वेंसी लिखी है fi। फ्रीक्वेंसी says how many students scored the given marks। तो 10 marks किसके कितने बच्चों के आए हैं? 1। तो how many students scored 70 marks? क्या आंसर होगा? How many students scored 70 marks? 4। समझ में आ गया? तो इसमें हम निकालेंगे xi, fi, कितने मार्क्स आए। अगर ये ऑब्जर्वेशंस आपके पास ऐसे लूज पड़ी होंगी तो आप लिखोगे 10 एक बार, 20, फिर 36 3 बारी। इस तरह से ऑब्जर्वेशंस होंगी आपके पास, जिसको आपने क्लब करके एक टेबल बनाया होगा। तो टोटल मार्क्स अगर मुझे 100 बच्चों के निकालने हैं तो मैं क्या करूंगी? xi, fi, ये आ गया 10, 20, 108, हाँ बोलो, 160, फिर आ जाएगा 150, फिर आ जाएगा 112, 240, 280, 72, 80। नेक्स्ट क्या होगा? 176,
then 92 into 3 276 95 इन सबको आप ऐड करोगे और उसे हम लिखते हैं सिग्मा xi fi या सिग्मा fi xi, ठीक है, इसे हम लिखेंगे सिग्मा fi xi। हमने फ्रीक्वेंसी को मार्क्स से मल्टीप्लाई किया है, सिग्मा fi xi यहाँ पर लिखोगे इसको, ठीक है, यहाँ पे सम करोगे जैसे बुक में किया हुआ है, खुद कर लो, वहां तो बहुत कुछ किया हुआ है काम, पढ़ लो। ठीक है, 79 आ रहा है एज पर द बुक एंड सिग्मा f था 100, तो हमें मीन निकालना है, मीन को हम लिखते हैं x बार के साथ, दिस इज मीन मार्क्स, तो हम क्या करेंगे सिग्मा फॉर्मूला लिखेंगे, अब मीन इज इक्वल टू सिग्मा fi xi डिवाइडेड बाय 30, सॉरी 100 मार्क्स ले लेना मैंने, डिवाइडेड बाय सिग्मा fi, तो ये आ जाएगा 79 डिवाइडेड बाय 30। और ये चीज इसमें रखना, मीन क्या शो करता है, एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय दीज 30 स्टूडेंट्स, इन 3 बच्चों ने एवरेज कितने मार्क्स स्कोर किए हैं, कि हर एक बच्चे के कितने कितने मार्क्स हैं, तो इसमें हम जो भी मीन निकालेंगे उसके साथ में ये यूनिट जरूर लिखेंगे मार्क्स, क्योंकि अब है हमारा सब्जेक्टिव पेपर, नहीं लिखेंगे तो मार्क्स कट जाएंगे तुम्हारे, यहाँ तो मार्क्स जितने बच्चों ने स्कोर कर लिए, आपके मार्क्स कट जाएंगे। 70 तो सही बात है, हाँ देखो है कहती हूँ 5 150 279, सो 9 जा 270, 90 आ गया, 0.3 आ गया, सो 59.3 मार्क्स, कि अगर इन 30 बच्चों के एवरेज मार्क्स लगाए तो हर एक ने 59.3 मार्क्स स्कोर किए हैं। हाँ, मतलब अगर मुझे एवरेज देखना है कि ग्रुप कैसा है, ब्रिलियंट बच्चों का है नहीं है, तो मैं ये कहूंगी कि हाँ आई विल नॉट से ब्रिलियंट एवरेज और ये सब, कि एवरेज इस ग्रुप ने कितना स्कोर किया, तो 59.3 मार्क्स, कि हम हर एक बच्चे को 30 बच्चे हैं ना, तो हर एक बच्चे को 59.3 मार्क्स दे सकते हैं। क्लियर हो गया? वो तो सही नहीं है, तो 10 वाला तो खुश हो गया। आपकी सीजीपी क्या थी? सीजीपी आती थी तो क्या थी, यही थी जो सीजीपी आपके 10th में चलती थी पहले, सीजीपी का सिस्टम क्या था, वो यही था, वो एवरेज ग्रुप को देखते थे, तो जो 99 वाला बच्चा था, जैसे मेरे वाला बच्चा था, वो रोता कि यार उसको भी मिल गए, है ना, और जो 80 वाला था वो 85 90 में आकर खुश रहता था कि हाँ आई एम लाइक हैप्पी विद दिस सिस्टम। मिक्स रिस्पॉन्स आती है, ये ना आपका 12th में कर रहे हैं, बिकॉज 12th में आप क्या करते हो, कॉम्पिटिशन्स की तैयारी, 10th में तो सिर्फ 10th पढ़ रहे हो, है ना, जब कॉम्पिटिशन्स में चाहिए तब आपको चाहिए सीजीपी, क्योंकि कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो करता है, कोई ये आईआईटी, कोई नीट, ये सब चलता ही है। चलो नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 से टेबल 14.3 जो पहले है ना वो करेंगे, वही है एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 2 तो अलग ही है। चलो पहले जो टेबल बना हुआ है ना हमारा पेज 263 पे, उसके लिए हम मीन निकालेंगे। नेक्स्ट इज पेज 263 पर जो हमें डेटा दिया हुआ है उसका हम निकालेंगे, इसे हम कहते हैं ऑर्गेनाइज डेटा, हमने क्लास इंटरवल्स में ग्रुप्स में इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, राइट। तो हमारे पास है डेटा इज क्लास इंटरवल (10 to 25, 25 to 40, 40 to 55, 55 to 70, 70 to 85, 85 to 100। और जो फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी इट्स 2 3 7 और 3 6 6 6 6, राइट। तो हमें पता है
कि हमारा सिग्मा एफ जो है, सिग्मा एफ आई इज 30। क्लियर हो गया? अब ये हमारा डेटा क्या कहता है कि 10 से 25 मार्क्स स्कोर करने वाले 2 बच्चे हैं, 25 से 40 मार्क्स स्कोर करने वाले 3 बच्चे हैं, 40 से 55 स्कोर करने वाले 7 बच्चे हैं। राइट? क्लियर हो गया इतना? तो हाउ डू आई नो दैट हाउ मेनी मार्क्स दीस 7 स्टूडेंट्स हैव गॉट? अगर मुझे करना हो कि इसमें कितने मार्क्स आए हैं, 40 to 40, 55 में तो 7 बच्चे हैं, ठीक है, लेकिन किसके कितने मार्क्स हैं, तो मेरे पास कोई आंसर नहीं है। तो इस वाले डेटा का मुझे मीन निकालना है, तो आई गो फॉर एन वैल्यू विच इज कॉल्ड क्लास मार्क्स। हम निकालते हैं क्लास मार्क्स। क्या करते हैं हम कि जो हमारे पास ये इंटरवल दिया हुआ है ना 10 to 25, इसकी सेंट्रल वैल्यू निकाल लेते हैं कि मान लो इन दोनों बच्चों ने वो स्कोर किया है, बड़ी सी वैल्यू एक निकाल ली, तो हम क्या करेंगे, क्लास मार्क्स क्या आएगा हर एक का, 10 + 25 डिवाइड बाय 2, 35/2 कितना हो गया, 17.5, और वो बन जाता है xi। ठीक है? अब फिर उसके बाद हम करेंगे 25 + 40 डिवाइड बाय 2, कितना आ जाएगा, 65/2, 37.5, नहीं 32.5, सॉरी, which is 32.5। एक और निकालो, 40 + 55/2, 95/2, 47.5। अच्छा, अब एक बारी और सोचो, अब देखो आपका क्लास हाइट कितनी थी, डिफरेंस कितना था इसमें, 10 to 25 में कितना डिफरेंस है, 15 का, है ना? 20 to 25 में कितना डिफरेंस है, 15 का। तो आपकी xi में कितना डिफरेंस है, 15। समझ में आ गया? So whenever your class intervals are equally spaced, आपकी xi में भी सेम डिफरेंस होगा। तो हर बार एवरेज नहीं करना होगा, 15-15 ऐड करते रहो। ठीक है? तो 1-2 बारी तो हम ऐड करते हैं, फिर काउंटर चेक भी कर सकते हैं कि हमने सही वैल्यू निकाली कि नहीं। जैसे मैंने 37 लिख दिया था, मैंने क्रॉस चेक किया ना कि नहीं 32 होगा, राइट? बिकॉज डिफरेंस इज ऑफ 15। तो यहाँ पर नेक्स्ट वैल्यू मेरे पास आएगी 62.5। नेक्स्ट वैल्यू होगी 62.5, देन 77.5, देन 92.5। समझ में आ गया? दिस इज माय xi। अब हम करेंगे fi xi, इनको मल्टीप्लाई। क्योंकि हमें करना क्या है, 2 बच्चों के 17.5 मार्क्स आए हैं, 3 बच्चों के 32.5 मार्क्स आए हैं, 7 बच्चों के 47.5 मार्क्स आए हैं। इससे इजीली मैं और नहीं समझा सकती। दैट इज व्हाई वी मल्टीप्लाई। ठीक हो गया? अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, आराम से बैठो, चलो सिर दर्द भी ठीक हो जाएगा। 35 हो गया ना? पढ़ाई को पढ़ाई काटता और क्या करेगा। 97.5, राइट? 97.5। हम करेंगे फिर से मल्टीप्लाई, 5 3 2 5 33.33। हाँ जी, ऑनलाइन में इतनी शांति क्यों है? बना तो हुआ है ना, कैसे बना तो हुआ है, हम देखते मैम के मैम अभी लगे हुए हैं, टाइम पास कर रहे हैं मैम। पता नहीं मैम को क्या शौक है, बना हुआ है उसको दोबारा से बना रहे हैं, वहीं से देख लो। सिर्फ 2 बच्चे पढ़ रहे होंगे अच्छे से, सिर्फ 2 बच्चे, तो मैं बिल्कुल कह सकती हूँ अच्छे से पढ़ दूंगी। कौन कौन होगा बताओ? और हर्षिता, महक और हर्षिता। हाँ 13 15 30, जो पढ़ता है ना उसको पढ़ने बिना दो। 15 18 25, हाँ तो देख के लिख लिया ना। तो यहाँ पर मीन को हम क्या करेंगे, मीन इज इक्वल टू सिग्मा fi xi बाय सिग्मा xi, सिग्मा fi, तो ये हो जाएगा
1860 डिवाइड बाय 30, मीन आ गया 62। ठीक है, तो हमने इसको बड़े सिंपल से वे से निकाला, और जिस मेथड से हमने अभी और पहले मीन निकाला है उसे बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। दिस इज द डायरेक्ट मेथड टू फाइंड द मीन। क्लियर हो गया? समाचार हुए नहीं है। चलो आज आप एक्सरसाइज 14.1 पर। क्वेश्चन नंबर 1। हाँ, अभी 2-3 क्वेश्चंस तुम करो बस। डायरेक्ट मेथड मैंने करवाया है, एक बार डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करो। उसके बाद फिर हम कल करेंगे स्टार्ट अज्यूम्ड मीन मेथड और अज्यूम्ड मीन। और इसके एप्लीकेशन शायद आपको नहीं है, पर स्कूल्स मना नहीं करते हैं कि यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल 3 अभी नहीं, एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर 1 डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना है, इजीली हो जाएगा। ठीक है, अब आएगा काम हमारा। एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर 1। A survey was conducted by a group of students as a part of their environmental awareness program, in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Number of plants in 20 houses. Find the mean number of plants per house. कि on an average हर घर में कितने plants हैं? 20 houses में देखें तो number of plants है, देखो number of plants में groups बनाए हुए इन्होंने, 0 से 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14 number of plants. Number of houses, this is FI, जहां पे फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी चीज कैसे आकर कर रही है तो वो फ्रीक्वेंसी हो जाती है FI। और दिया 1 to 1, 1 2 1 5 6 2 3, 1 to 1 5 6 2 3। ठीक हो गया? अब आ जाएंगे वील फाइंड सबसे पहले XI। XI क्या होगा? 0 plus 2 by 2 1, फिर 6 by 2 3। तो आप देख रहे हो कि अगर हमारा क्लास हाइट 2 है, इनमें भी डिफरेंस 2 है। नेक्स्ट इज 5 7 9 11 13। ठीक है ना? XI बस XI बोलते हैं, क्लास मार्क्स होते हैं, नहीं XI लिखते हैं। तो आपको क्लास मार्क्स निकालने हैं, वो XI बन जाते हैं। ठीक है, लिखते नहीं है इसको, बस XI लिखते हैं। और होता क्या है ये क्लास मार्क्स? क्लास मार्क्स का एवरेज ऑफ द अपर लिमिट एंड द लोअर लिमिट। राइट, अब हम करेंगे FI XI। तो 1 6 5 35 54 22 39 और करेंगे सिग्मा FI XI। एंड वी नो, हमें दिया भी हुआ है सिग्मा FI इज 20 हाउसेस का है, 20 है। वैसे भी चेक कर लो, कोई नंबर गलत तो कॉपी किया हुआ हमने। ठीक है, कोई अभी एक बार क्वेश्चन था सैंपल पेपर में, क्वेश्चन था जहां पे सिग्मा FI दिया हुआ उन्होंने 20 और यहाँ पे हमारा था 19 का। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। 4 9 15 20। ठीक है सब, तो हैबिट सा लगा लो ये 12 and 47 162 आएगा। मीन इज इक्वल टू 8 निकालना ही नहीं होता। सिग्मा XI क्यों निकालना है? किसने कहा निकालना है? क्या आएगा ये 162 पक्का? मीन इज इक्वल टू 8.1। Sigma FI XI by sigma FI. So FI XI is 162 divided by 20. ठीक है, तो क्या लिख देंगे? 8.1। लेकिन साथ में हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस। सो 8.1 प्लांट्स पर हाउस। ये आप ज्यादा लिखोगे नहीं, लिखोगे मार्क कर जाएंगे इसके। लिखना है व्हाट इज मीन दैट ऑन एन एवरेज दीस 20 हाउसहोल्ड्स 20 houses have 8.1 plants per house. There are 8.1 plants per house. कि हर एक घर में कम से तो एवरेज है, उसको आप राउंड ऑफ करके समझो कि 8 पौधे तो है ना कम से। ठीक है ना?
सिग्मा एफ आई देखो लिखा है मैंने, राइट। दिस इज द मीन, इजीएस्ट वे है ये निकालने का आपका मीन, डायरेक्ट मेथड आपने इसे सॉल्व किया, राइट। समझ में आ गया? चलो अगर क्वेश्चन लिखो, ये भी हो सकता है, तब तो क्वेश्चन लिखवा रही हूँ, सिर दर्द कर रहा है थोड़ा सा। चलो नेक्स्ट लिखो, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट ही एक्स्ट्रा क्वेश्चन है आपका, फाइंड मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं, हाँ जी, क्लास इंटरवल्स हैं 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80। ये क्लास इंटरवल्स है और फ्रीक्वेंसी दी हुई है आपको, फ्रीक्वेंसी दी हुई है 10, 6, 8, 12, 5 and 9। मीन निकालना है इसका। क्या निकालेंगे पहले, सबसे पहले इसमें एक्सआई। एक्सआई क्या होगा, फर्स्ट एक्सरसाइज क्या होगा, नेक्स्ट क्लास हाइट क्या है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा 35, फिर क्या होगा 45, 55, 65, 75। फिर हमें निकालना है एफ आई एक्स आई। कभी करवा लो ताकि कल को मैम ज़ूम मेथड करवाओ, 24, 36, 36, 50 कल करवाऊंगी, अभी करवा दो। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको इसके बाद हम क्लास ऑफ कर देंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो, मुझे मीन की वैल्यू निकाल कर। तो एफ आई एक्स आई, आई विल फाइंड 250, then 210, 360, 660, 325, 675। नहीं बोल दो, नहीं कितना आएगा, 75 9 था, हाँ तो क्या 675, ठीक है। फिफ्टी हटा दो, फिर 25 हटा दो, बस। इतना कॉन्फिडेंस है मैम, इतना तो नहीं है। 13, 19, 19 और 9 हो गए 28, 2 कैरी 6, 9, 15, 21, 24, यही आता है। देखो नहीं है इसमें कोई और आंसर है, और मेथड से सॉल्व किया होगा। एक बार कैलकुलेशन चेक करके आप अपना चेक करो और मुझे आंसर बताओ उसका क्या होगा, ठीक है। आंसर ठीक है, ठीक है, बिल्कुल।
So x bar mean is equal to sigma fi xi by sigma fi. हाँ जी ऑनलाइन वाले बिल्कुल शांति, इतना सन्नाटा. आयान, हर्षिता, केशव, महक, वासु. यस मैम, हाँ, लिख रहे हो कि नहीं ऐसे ही? लिख रहा हूँ मैम, लिख रहा हूँ. मैम लिख रहे हैं. Mean is equal to 49.6. बिल्कुल ठीक है. मीन इज 49.6. अब यहाँ पर आपको यूनिट मेंशन नहीं है, क्लास इंटरवल से लिखे थे, तो आप लिखोगे मीन इज इक्वल टू 49.6 एंड दिस इज योर आंसर. दैट्स इट. यहाँ पे यूनिट्स नहीं लिखे जाएंगे, ठीक है. मीन इज 49.6. दिस मीन्स ऑन एन एवरेज दिस डेटा हैज 49.6 among 50 जो भी ऑब्जर्वेशन. ठीक हो गया. एवरेज ऑब्जर्वेशन इज 49.6.